हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का एक टॉपिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आइए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहा किसे जाता है। तो प्रत्येक चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की अपनी एक क्षमता होती है। इसी क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। एक बार फिर से कि प्रत्येक चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की अपनी एक क्षमता होती है और इसी क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इंग्लिश में कि एवरी कंडक्टर हैज a capacity of gaining electric charge, and this capacity of gaining charge is known as क्या? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है ना, कि जैसे कहते हो ना कि आज हम 5 रोटी खाए, तुम्हारी क्षमता के बराबर 5 रोटी खाए होगे। ठीक है, तो तुम्हारी कैपेसिटी हुई 5 रोटी की। ठीक उसी तरह से कोई भी कंडक्टर है, उसमें आवेश को ग्रहण करने की अपनी एक क्षमता होगी। तो वो जो क्षमता है आवेश को ग्रहण करने की, वो उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाएगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या कि कोई भी चालक जब आवेश ग्रहण करता है तो उसमें आवेश एकाएक नहीं दिया जाता, वो पार्ट बाय पार्ट में दिया जाता है। और जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे उस चालक की विभव का मान, पोटेंशियल का मान वो बढ़ता जाता है। एक बार फिर से कि चालक में आवेश पार्ट बाय पार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है और जैसे जैसे हम चालक को, कंडक्टर को आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे चालक के विभव का मान बढ़ता जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग चालक का जो धारिता होगा उसके व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, अभी निकालेंगे हम लोग कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। क्या लाइन बताया गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसका
वैद्युत विभव भी बढ़ता जाता है। वैद्युत विभव भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि अगर हम इसको कहें कि Q का मान अगर बढ़ रहा है, यानी आवेश को दिया जा रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, V का मान भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब इसी को हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V, जहाँ पर ये जो C है, सबसे पहले वो C क्या है, तो वेयर C इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपेसिटेंस के नाम पे, कैपेसिटेंस के नाम पे। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसीलिए किसी भी चालक का जो कैपेसिटेंस C जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो Q बाई V, Q अपॉन V के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया। क्या कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन के आधार पर, कि किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश एवं चालक के अंदर या चालक पर उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, धारिता कहते हैं। एक बार फिर से, कि किसी चालक की धारिता किसके बराबर होती है, तो आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात को कहते हैं। ठीक है ना, ये आवेश दिया गया, ये उत्पन्न विभव हुआ, अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, डिवीजन जो होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। ठीक है, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए ये नोट कीजिए, मैं कुछ ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं इसको अब डिलीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, हम लोगों के पास एक नई क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये आ चुका है। और इसके एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग जान गए हैं। क्या है इसका एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन है C इज इक्वल टू Q बाई V। अब आइए जानते हैं क्या कि नए जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कौन सी राशि है, इसका SI मात्रक क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या कि यह जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या कि आखिर इसका यूनिट क्या है, तो देखिएगा कि C का जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है वो क्या है, Q अपॉन V। Q के लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा यूनिट अगर हम इसको लेना चाहें तो क्या होगा, इसका यूनिट इज इक्वल टू Q के लिए हो जाएगा कूलाम अपॉन, और V विभव के लिए क्या, वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। या एक और भी जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है, माइकल फैराडे के सम्मान में इसका हम लोग रखते हैं क्या नाम, यूनिट फैराडे। ठीक है ना, फिर इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए देखिए क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर डायमेंशन ऑफ C निकालना हो, कैपेसिटेंस का अगर डायमेंशन निकालना हो तो क्या लेना होगा, डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V। अब डायमेंशन ऑफ Q क्या होता है, तो 80, डायमेंशन ऑफ Q क्या होता है, 80 अपॉन, फिर उसके बाद क्या, डायमेंशन ऑफ V क्या होता है। चलिए सपोज कीजिएगा कि आपको याद नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ V कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या है,
v का डायमेंशन, पहले v का फॉर्मूला क्या होता है कि इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य यानी कि W/Q। और v का अगर हमको डायमेंशन निकालना हो, v का अगर डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ q। अब डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, तो ML/T-2 और अपॉन क्या, q का डायमेंशन 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ML/A-1 और T-2 पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो -3, यानी कि v का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, तो ML/A-1 और क्या T-3। अब इसको मैं सोल्व करूं तो c का जो ओरिजिनल डायमेंशन, एग्जैक्ट डायमेंशन जो निकलेगा, पहले देखिए m को ऊपर ले जा रहा हूं तो M-1, फिर l को ऊपर ले जा रहा हूं तो L-2, a को ऊपर ले जाऊंगा तो A+1 हो जाएगा और पहले से A+1 ऊपर में है ही, यानी क्या A2। फिर t को ऊपर ले जाऊंगा तो T-3 ऊपर जाएगा, T+3 हो जाएगा और पहले से यहाँ पर देखिए ये क्या है, T1 उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा T+4। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, कैपेसिटेंस का। क्या डायमेंशन है, तो M-1 L-2 T4 A2, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया। नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, यह हम लोग जान गए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, तो C इज इक्वल टू Q/V, ये जान गए। यह कौन सी राशि है, इसका SI यूनिट क्या है, इसका वीमा क्या होगा, ये हम लोग जान गए। आइए अब हम लोग जान रहे हैं क्या, कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। कौन से कंडक्टर का, तो स्फेरिकल कंडक्टर का निकालेंगे क्या एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको डिलीट मार रहा हूँ मैं। तो क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब समझिए। पहले आइसोलेटेड का वर्ड जो है, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या, कि बगल में कोई अन्य चालक नहीं है। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है, आइसोलेटेड का जो मीनिंग है कि बगल में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम लोग लेते हैं कि क्या होगा एक्सप्रेशन इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। तो पहले हम एक स्फीयर को ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। चलिए एक स्फीयर, अब ये स्फीयर ऐसा है यानी आइसोलेटेड है, मतलब क्या, इसके अगल बगल में कोई भी चार्ज नहीं है। अब यह चूंकि चालक है, कंडक्टर है, अब इस पर अगर हम Q चार्ज दें, इस पर Q चार्ज दें, तो ये जो Q चार्ज दिया गया हुआ है ये तो इसके सतह पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताया भी गया था पोटेंशियल जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो 3 केस बताया गया था। एक होलो स्फीयर, कौन सा होलो स्फीयर, तो कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इस तीनों केस में जो भी चार्ज दिया जाता है स्फीयर को, वो सारे के सारे सतह पर क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया हुआ है कौन सा चार्ज, Q चार्ज दिया गया हुआ है।
और हम ये मान ले रहे हैं क्या कि जो स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ किया गया हुआ है उसका रेडियस है ए। ठीक है, अब इस रेडियस ए पर ए के कारण, या कहिए क्या कि ये जो रेडियस यहाँ पर जो है, इस ए रेडियस वाले स्फीयर के कारण इसी के सतह पर विभव का मान क्या होगा। ये एक बार फिर से कि ये एक रेडियस ए वाला स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसके सतह पे टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो इसके सतह पर जो विभव का मान है वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू कितना, तो सतह पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितने के बराबर, तो ए के बराबर। तो ये है एक्सप्रेशन किसका, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के कारण इसी की सतह पर विभव का मान। ठीक है ना। और अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, जहाँ पर ये Q क्या है, तो ये जो Q है यहाँ पर दिया गया, यानी कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर दिया गया चार्ज, और V क्या है, तो चार्ज को देने के कारण इस सतह पर कितना विभव उत्पन्न हुआ, V। ठीक, सारे मान को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, तो Q इज इक्वल, मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या, V की जगह पे, तो 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू Q बाई ए। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो देखिए सोल्व किया जा रहा है, C इज इक्वल टू Q, ये तो मेन बटा था, तो मेन बटा को ये ऐसे कर दे रहे हैं क्या, तो 1 इंटू क्यू और 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन नोट ए। चलिए आगे सॉल्व कर रहा हूँ, Q इंटू 4 पाई एप्साइलन नोट ए बाई क्यू, ये गया, तो फाइनली हमारे पास C का क्या एक्सप्रेशन आया कि 4 पाई एप्साइलन नोट ए। तो ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन हुआ किसके लिए, तो स्फेरिकल कंडक्टर। कौन सा स्फेरिकल कंडक्टर, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नोट ए। और यह चूँकि हम लोग केवल एप्साइलन नोट ले रहे हैं, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब वह स्फेरिकल कंडक्टर कहाँ रखा गया हो, तो कहाँ पर, तो फॉर फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात में, वैक्यूम में, तो फ्री स्पेस, और इन क्या, एयर, ये इसके लिए है। अगर यही सेम चीज़ अगर हम इसके लिए लेके चलें कि कोई मीडियम में रखा गया हो, यानी कि फ्री स्पेस या एयर के अलावे और किसी अन्य माध्यम में अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बस कुछ और नहीं करना होगा, केवल यहाँ पर जो है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नोट, और एक अलग से क्या एप्साइलन R कर दीजिए या K कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर एप्साइलन R ही कर दे रहा हूँ। तो एप्साइलन R क्या बच गया, एक रेडियस, स्फेरिकल कंडक्टर की त्रिज्या। तो ये हो गया फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, कौन से माध्यम के लिए, तो एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए, और बाकी अन्य माध्यमों के लिए तो 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू एप्साइलन R इंटू ए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में मैं फिर अन्य टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए